हाँ जी, नमस्ते आप सभी को। मैं रसप्रीत कौर आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल डिजिटल लर्निंग विद रसप्रीत मैम। आज की क्लास में हम मौर्य एम्पायर के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को विद डिटेल समझेंगे। इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। लाइक, शेयर और कमेंट भी अवश्य करें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शंस हैं अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबसार। इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को कुसुमपुर के युद्ध में हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। मौर्य साम्राज्य के शासनकाल की बात करें तो मौर्य साम्राज्य का शासनकाल 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक रहा। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठे थे। अब थोड़ा चाणक्य के बारे में जान लेते हैं। चाणक्य, जिनको कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। वह उनके प्रधानमंत्री भी थे। कौटिल्य ने प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र लिखी थी। अब बात करें अर्थशास्त्र में किसका उल्लेख है, तो अर्थशास्त्र में राजनीति का उल्लेख है। यानी यह रचना हमें मौर्यकालीन शासन प्रशासन की जानकारी प्रदान करती है। कौटिल्य के इस अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। सेकंड क्वेश्चन, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? ऑप्शंस हैं हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या फिर बिंबसार। इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। अब मेगस्थनीज के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। मेगस्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। ये 305 ईसा पूर्व में भारत आए थे। मेगस्थनीज की रचना है इंडिका, जिसमें हमें मौर्यकालीन समाज व प्रशासन की जानकारी मिलती है। मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में समाज को 7 भागों में बांटा है और पाटलिपुत्र का बहुत ही सुंदर व विस्तृत वर्णन किया है। अब जानते हैं मेगस्थनीज के भारत आने का कारण। 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर द्वारा राज्य विस्तार की लालसा से भारत पर आक्रमण करने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध हो गया। युद्ध का अंत समझौते से हुआ, जिसमें निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना की शादी चंद्रगुप्त से कर दी और बदले में उसे 500 हाथियों की सेना मिली। इसी संधि के अनुसार मेगस्थनीज नाम का राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। थर्ड क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस नाटक में किस राजा की कहानी को विषय बनाया गया है? ऑप्शंस हैं जयचंद, बिंबसार, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। मुद्रा राक्षस को विशाखादत्त जी ने लिखा था। इसमें नंद वंश के नाश, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण और चाणक्य की राजनीतिक सजगता आदि के विषय में जानकारी मिलती है। तो इन सब चर्चाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि मौर्य वंश के बारे में जानकारी देने वाली प्रमुख रचनाएं हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इंडिका और विशाखादत्त का प्रसिद्ध नाटक मुद्रा राक्षस। फोर्थ क्वेश्चन है, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था। ऑप्शंस हैं नालंदा,
तक्षशिला, उज्जैन, बल्लभी। इसका सही आंसर है तक्षशिला। तक्षशिला में देश विदेश के विद्यार्थी पढ़ने आते थे। वर्तमान में ये तक्षशिला पाकिस्तान में है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सैनिक शिक्षा तक्षशिला से ही प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्यापक थे। फिफ्थ क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल और कुलहीन कहा गया है? ऑप्शंस हैं मुद्रा राक्षस, इंडिका, अर्थशास्त्र, देवी चंद्रगुप्तम। इसका सही आंसर है मुद्रा राक्षस। वृषल यानी निम्न कुल का। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम विशाखा दत्त जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इंडिका मेघसतनीज की रचना है और अर्थशास्त्र कौटिल्य की प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? ऑप्शंस हैं पाटलिपुत्र, श्रवणबेलगोला, तक्षशिला, उज्जैन। इसका सही आंसर है श्रवणबेलगोला। अब चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम दिनों के बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। 298 ईसा पूर्व में जैन मुनि भद्रबाहु से इन्होंने दीक्षा ली थी। श्रवणबेलगोला वर्तमान में कर्नाटक में है। में 5 हफ्तों का उपवास करके 298 ईसा पूर्व में शरीर त्याग दिया था। जैन धर्म में इस प्रक्रिया को संथारा प्रथा कहते हैं। सेवंथ क्वेश्चन, बिंदुसार के शासनकाल में अशांति कहाँ थी? ऑप्शंस हैं पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला, वैशाली। इसका सही आंसर है तक्षशिला। बिंदुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी व उसका पुत्र था, उसके शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, जिसे शांत करने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को यहाँ भेजा था। यानी बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में अशांति थी। ये ध्यान रखना, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक शासन किया था। दूसरा शासक बना बिंदुसार, जो चंद्रगुप्त मौर्य का ही पुत्र था। इसने 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक शासन किया था। तीसरा शासक बना अशोक, जो बिंदुसार का पुत्र व चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था। इसने 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया था। एट्थ क्वेश्चन, अशोक के गद्दी पर बैठने के 4 वर्ष बाद विधिवत राज्याभिषेक कब हुआ? ऑप्शंस हैं 259 ईसा पूर्व, 269 ईसा पूर्व, 265 ईसा पूर्व, 273 ईसा पूर्व। इसका सही आंसर है 269, 269 ईसा पूर्व, सेकंड ऑप्शन। अशोक गद्दी पर 273 ईसा पूर्व में बैठे थे, लेकिन विधिवत यानी वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठने के 4 वर्ष बाद हुआ था। 9th क्वेश्चन, देवानंद प्रियदर्शी थे। ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, हर्षवर्धन। इसका सही आंसर है अशोक। देवानंद प्रियदर्शी। देवानंद प्रियदर्शी का अर्थ है देवताओं का प्रिय। अशोक के अभिलेखों में उसे देवानंद प्रियदर्शी व राजा की उपाधियों से संबोधित किया गया है। यहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार आ भी चुका है, कि अशोक का नाम कौन से अभिलेखों में अशोक है?
तो मास्की और गुर्जर अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक है। अशोक के लगभग 40 अभिलेख हैं जो ब्रह्मी, ख्रोष्ठी, अरमाइक व ग्रीक लिपियों में लिखे गए हैं। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहले सफलता जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 10, अशोक शासक बनने से पहले कहाँ का उपराजा था? ऑप्शंस हैं अवंती, कलिंग, मगध या फिर पाटलिपुत्र। इसका सही आंसर है अवंती। अशोक शासक बनने से पहले अवंती का उपराजा था। 11th क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शंस हैं 261 ईसा पूर्व, 269 ईसा पूर्व, 232 ईसा पूर्व, 273 ईसा पूर्व। इसका सही आंसर है 261, 261 ईसा पूर्व। अब कलिंग युद्ध के बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। अशोक के 13वें अभिलेख के अनुसार उसने अपने राज्याभिषेक, जो कब हुआ था 269 ईसा पूर्व में हुआ था, के 8 वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा। यह युद्ध धौली नामक स्थान के निकट लड़ा गया था। यह उसका अंतिम युद्ध था जिसमें 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग घायल हो गए थे। इस युद्ध में हुए इतने खून खराबे को देखकर अशोक का हृदय दुख से भर गया और उसने सदैव के लिए युद्धों को त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया। यानी अशोक ने बौद्ध धर्म कलिंग युद्ध के परिणाम स्वरूप हुए हृदय परिवर्तन के कारण अपनाया। बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार न केवल भारत अपितु विश्व में भी करके बौद्ध धर्म को विश्व प्रसिद्ध धर्म बना दिया। अशोक ने उपगुप्त नामक बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 12, सांची का स्तूप किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? ऑप्शंस हैं बौद्ध, जैन, मुस्लिम, ईसाई। इसका सही आंसर है बौद्ध। सांची का स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाया था। इसमें भगवान बुद्ध के अवशेषों को शांतिपूर्ण वातावरण में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 13, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? ऑप्शंस हैं बिंदुसार, अशोक, अकबर, जहांगीर। इसका सही आंसर है अशोक। सारनाथ में सम्राट अशोक का स्तंभ है। ग्रेट अशोका ने जब बौद्ध धर्म अपना लिया तो उसने इसके प्रचार प्रसार के लिए महान योगदान दिया। भगवान बुद्ध से संबंधित स्थानों पर सम्राट अशोक द्वारा स्तंभलेख एवं शिलालेख बनवाए गए। सारनाथ से संबंधित महत्वपूर्ण बातों के बारे में और जान लेते हैं। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी सारनाथ उत्तर प्रदेश में है, जो में स्थित सिंह स्तंभ से लिया गया है। सिंह स्तंभ का निर्माण भी सम्राट अशोक ने ही करवाया था। गौतम बुद्ध जी ने अपना प्रथम उपदेश भी सारनाथ में ही दिया था। अशोक चक्र के बारे में बात करें तो सम्राट अशोक के बहुत से शिलालेखों पर प्राय एक चक्र यानी पहिया बना हुआ है। इसे अशोक चक्र कहते हैं। सम्राट अशोक के अशोक चक्र को धर्म चक्र भी कहा जाता है। आज यह चक्र हमारे भारतीय गणराज्य के तिरंगे के बीच में दिखाई देता है।
14th क्वेश्चन, मौर्य काल में प्रचलित मुद्रा का नाम था। ऑप्शंस हैं पन, तोल, दिनार या ये सभी। इसका सही आंसर है पन। मौर्य काल में प्रचलित मुद्रा का नाम पन था। 15th क्वेश्चन, डायमेक्स किसके शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, बिंबसार। इसका सही आंसर है बिंदुसार। डायमेक्स बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। डायमेक्स सीरिया के सम्राट अंतियोक्स का दूत बनकर बिंदुसार के दरबार में रहता था। मेगस्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में और डायमेक्स आया था बिंदुसार के दरबार में। 16th क्वेश्चन, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको श्रीलंका भेजा था। ऑप्शंस हैं संघमित्रा, महेंद्र, मिनेंडर या ए और बी दोनों। इसका सही आंसर है ए और बी दोनों। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था और उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अनेक भिक्षुओं को नियुक्त किया था। इसी कार्य में उसने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। 17th क्वेश्चन, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था। ऑप्शंस हैं एक धार्मिक संप्रदाय, एक देवी, राजकीय भूमि से प्राप्त आय या फिर उसर भूमि। इसका सही आंसर है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य काल में सरकारी भूमि से होने वाली आय को सीता कहा जाता था। आपकी जानकारी के लिए ये भी थोड़ा बता दें कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी और उपराजधानी उज्जैन व तक्षशिला थी। 18th क्वेश्चन, मौर्य काल में सारथवा किसे कहते थे। ऑप्शंस हैं तीर्थयात्रियों को, दलालों को, व्यापारियों के काफिले को, प्रधानमंत्री को। इसका सही आंसर है व्यापारियों के काफिले को। मौर्य काल में व्यापारियों के काफिले को सारथवा कहा जाता था। 19th क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों में मुख्यतः कौन सी भाषा प्रयोग की गई है। ऑप्शंस हैं संस्कृत, पाली, प्राकृत, हिंदी। इसका सही आंसर है प्राकृत। अशोक के कई स्थानों पर जो अभिलेख मिले हैं जैसे शाहवाजगढ़, मानसेहरा, कालसी, गिरनार आदि, इन सभी अभिलेखों में अधिकतर जो अभिलेख हैं उनमें प्रयोग की गई भाषा प्राकृत भाषा है। अशोक के शिलालेखों में 4 लिपियों का प्रयोग हुआ है। ये लिपियां हैं ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक, ग्रीक। वर्तमान भारत के अधिकांश हिस्सों में पाए गए शिलालेखों पर ब्राह्मी लिपि है। वर्तमान पाकिस्तान में पाए गए शिलालेखों पर खरोष्ठी लिपि है जो कि उल्टी तरफ से लिखी जाती है। अफगानिस्तान में पाए गए शिलालेखों पर यूनानी यानी ग्रीक लिपि है। तक्षशिला में पाए गए शिलालेखों पर अरमाइक लिपि है। क्वेश्चन नंबर 20 आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। ऑप्शंस हैं अशोक, बिंबसार, सुसीम, बृहद्रथ। इसका सही आंसर है बृहद्रथ। बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में इसकी हत्या कर दी और मगध पर नए राजवंश यानी शुंग वंश की स्थापना की। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।